इस फैसले का जमीन पर क्रियान्वयन कैसे होगा, कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, और जितना क्रियान्वयन जमीन पर इस फैसले का हो पाएगा उसका फिर सियासत पर क्या क्या असर पड़ेगा, सियासत उससे कितनी प्रभावित होगी, कहां तक प्रभावित होगी, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। सुधांशु वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सुधांशु वाजपेयी जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। के शर्मा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, के शर्मा साहब का बहुत बहुत स्वागत। के शर्मा साहब, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा जी। ये जो फैसला हुआ, हाईकोर्ट ने एक विषय के लिए कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको विस्तृत रूप दिया है और उसमें कई सारे दूसरे आयाम भी जोड़े। अब दो प्रश्न हैं, एक तो इसका क्रियान्वयन कैसे होगा और कहां तक हो पाएगा, और दूसरा इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, कौन नफा में कौन नुकसान में। शर्मा जी। जी, जहां तक इसके क्रियान्वयन की बात है, उस जजमेंट में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम पास करे और जो गाड़ियों के पीछे कास्ट लिखी रहती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें चालान करें और जो भी फाइन उसमें निर्धारित होता है उससे बोल दें। तो जैसे जैसे इसका इम्प्लीकेशंस बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जिन गाड़ियों पे कास्ट लिखी रहती है, चाहे वो ब्राह्मण है, जाट है, नहीं यादव शर्मा है या जी, शर्मा और जी, भी कोई जाति। एक मिनट जी शर्मा जी, जी। मसला गाड़ी का नहीं है, वो तो सिपाही करा देगा। नहीं, मैं आ रहा मसला हूं। गंभीर ना, एक मिनट जिस विषय पर मैं बहस करने आया, मैं गाड़ी के स्टिकर पर बहस करने नहीं आया, मैं इस पर आया कि राजनीतिक सम्मेलन जात के नाम पर नहीं होंगे, जात के नाम पर सोशल मीडिया में कंटेंट डालेंगे तो जेल जाएंगे, तब राजनीति कैसे होगी ये समझने आया हूं। हाँ हाँ, गाड़ी में तो सिपाही खड़ा कर दोगे, बहुत सिपाही वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। जी राजनीति में इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी जैसे आपने बताया बातों बातों में कि दो चार पार्टियां ऐसी हैं, जैसे निषाद या राजभर सरनेम के साथ पार्टियां बनी हुई हैं, उन छोटी पार्टियों पे जो रीजनल पार्टी हैं जो एक एक डिस्ट्रिक्ट में ही सीमित हैं, उन पे हो सकता है थोड़ा बहुत असर पड़े। जहां तक राष्ट्रीय पार्टियों की बात है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि एंड ऑफ द डे बैक एंड पे वो जानी जाती है कि एक पर्टिकुलर जात के लिए उनका सपोर्ट ज्यादा। लेकिन जहां तक रैलियों की बात है, वो तो पार्टी के नाम से रैलियां करते हैं। अब उसमें कोई भी कास्ट का आदमी आता है, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। जो रोक लगाई है सरकार ने वो लगाई है कि आप यादव रैली नहीं कर सकते, आप राजपूत महासभा नहीं बुला सकते, आप जाट महासभा नहीं बुला सकते, आप ऐसी कोई राजनीतिक रैली नहीं बुला सकते जो कि जाति के नाम से आधारित है। लेकिन आप कोई ऐसा सम्मेलन करना है, सब आप कीजिए जैसे कि कोई वैवाहिक परिचय सम्मेलन करना है तो वो आप कर सकते हैं, वो भी राजनीतिक रूप हो जाता है। तो इसका स्ट्रिक्टली फॉलो अप बहुत मुश्किल है। जो सरकार चाहती है वो जमीन पे उस तरह से नहीं हो पाएगा। ये बात जरूर है, जो हाईकोर्ट का फैसला है उस फैसले में हाईकोर्ट ने ये कहा गया है कि जो एफआईआर में जो एफआईआर में 12 स्लैब्स होते हैं, उसमें एक स्लैब में एक्यूज की जाति लिखी जाती है मुलजिम की। तो ऐसा क्यों है? विकासशील देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल किसी भी आदमी की पहचान के लिए ठीक है आधार शर्मा कार्ड जी, है, पैन ठीक कार्ड है, उसका ठीक है, रेटिना का ठीक है शर्मा जी, सिस्टम ठीक है। किसी भी शर्मा जी, आदमी को ठीक है, मैं कास्ट आता के हूं दोबारा अलावा आपके और पास। बहुत सारे जी। अभी रुकना होगा, मैं दोबारा मैं आता हूं। विषय ये नहीं है, देखो गाड़ी के पीछे जाट लिखा है कि गुजर लिखा है कि बामन लिखा है, वो तो सिपाही के लेवल का मसला है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। पुलिस के रोजनामचे में क्या लिखना है, कौन सा कॉलम खाली छोड़ना है, वो भी एक झटके में हो जाएगा। उसके लिए भी कोई नई व्यवस्था, कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, न बहस करने की जरूरत है। मूल विषय है राजनीति से, सियासत से, सरकार की इस राजाज्ञा से जाति कितनी हट सकती है, कितनी नहीं हट सकती। शर्मा जी, मूल विषय आज बस इतना ही है। बाकी जो बाबू चपरासी सिपाही का मसला है वो उन पर छोड़ दीजिए। वो एक हाई कोर्ट ने कह दिया था, उसी दिन वो लागू हो गया था। सरकार ने तो कंप्लाइंस में ऑर्डर निकाला कि आप अक्यूज की या विक्टिम की वो नहीं लिखेंगे जात, बात खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, तो नियम लागू हो गया। वो विषय है, ये जातियों के कंटेंट और जातियों के संगठन। धर्मेंद्र सिंह जी,
विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश है, जातियों की आवाज को बंद करने की कोशिश है, कोई कह रहा पिछड़े की आवाज बंद करने की कोशिश है, कोई कह रहा दलित की आवाज बंद करने की कोशिश है। ऐसा क्यों लग रहा भाई? नमस्कार अमिताभ जी। हमारे जी नमस्कार। अब देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहले तो जाति व्यवस्था भारत की सच्चाई है या कहीं एशिया की सच्चाई है। इसके आर्थिक सामाजिक पहलू में थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो जो आर्थिक या व्यवसाय संबंधित जुड़ा पहलू, उसमें कुछ जातियां व्यापार के साथ साथ, नाई है, बाल भी काटने काम में ना, एक जात भी है, और नाई का काम भी है। धोबी है, एक जात भी है, वर्क भी है। दर्जी है, वो सिलाई का भी काम, दर्जी का काम भी है, और दर्जी एक जाति भी है। इस तरह कई जातियां, कुम्हार है, बढ़ई है, जात भी है, और दर्जी है। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप क्या चाहते हैं इसमें? देखिए, हम लोग जात के कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जात तोड़ो आंदोलन किए थे, लेकिन जब तक सामाजिक समानता नहीं हो नहीं, लेकिन आप तो जात जोड़ो कर रहे हो। लोहिया जी को तो आपने छोड़ दिया, आप तो जात जोड़ो अभियान चला रहे हो। लोहिया का कहा बात ही नहीं थी। अखिलेश जी ने लोहिया जी को डिलीट कर दिया। अब वो अखिलेश जी जो ने आज ही कहा है, एक मिनट धर्मेंद्र भाई, एक मिनट फिर आप बोलेंगे। अखिलेश यादव ने आज ही कहा हम लोग जातियों को जोड़ रहे हैं। लोहिया कहते थे जात तोड़ो, अखिलेश जी करें जात जोड़ो, इसलिए वो बिल्कुल अलग हो गए। आप बताइए जी। नहीं, बिल्कुल गलत कंटेक्स्ट में जा रहे हैं। क्या डॉक्टर लोहिया जी नहीं कहते पिछड़े पांव 100 में 60? वो इसलिए कहते जब तक सामाजिक बराबरी नहीं हो सकती तब तक हिंदुस्तान में जात टूट ही नहीं सकती। क्या है? जात के आधार पर चारपाई बैठने नहीं देंगे, जात के आधार पर अपने गिलास और बर्तन में पानी नहीं देंगे, जात के आधार पर मंदिर में नहीं घुसने देंगे, जाने पर धुलवाने लगेंगे, जात के आधार पर जात पूछने के बाद भी भाईचारा निभाएंगे। पहला, सबसे पहले तो जाति ही की बात आती है, और हिंदुस्तान के अंदर यह सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब ये कहिए कि जो है जातिगत भेदभाव जो है एक ये मानसिकता है, जब तक इस मानसिकता को नहीं वास कर दोगे तब तक जात खत्म नहीं हो सकती। तकनीकी पक्ष क्या है? तकनीकी पक्ष अमिताभ जी बताइए। आप ठीक है कह रहे कॉलम नहीं रह जाएगा, तो क्या आप संविधान संशोधन करने जा रहे हैं? दलित एक्ट के मुकदमे अब नहीं लिखेंगे? दलित उत्पीड़न के मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे क्या? कैसे संभव है? आपने भैया, आपने मेरा आरंभिक उद्बोधन शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा SC/ST के मुकदमों को छोड़कर हाई कोर्ट का नियम अक्षरशः लागू होगा। SC/ST के मुकदमों, जो एक जरा सुन लो, पूरी बात सुन लो, आगे कहीं बहस में जाओगे तो काम आएगी यार। SC/ST में बहुत छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है। पीटने वाला किस जात का है तो एक धारा लगेगी, पीटने वाला और पिटने वाला एक ही जात के हैं तो दूसरी धारा लगेगी। उसमें किसने बंद किया है? किसी ने नहीं। जी जी, मैं बोलूं, देखिए, तो दूसरी चीज आरक्षण है, रिजर्वेशन है नौकरियों में लेकर के। हालांकि आज तो पीडीए समाज उसका दंश झेल रहा, तमाम जगह जहां अधिकार है। मैं वो विषय पर नहीं जा रहा हूं, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन आरक्षण क्या बिना जातियों के आप कैसे निर्धारित करेंगे? कहां कर देंगे? मैंने एक लाइन में कहा, जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, सामाजिक समानता नहीं हो सकती है, शादी का, रोटी का, बेटी का संबंध नहीं हो सकता, तब तक जाति हिंदुस्तान से टूट नहीं सकती है। अब ये ठीक है कि जाति के एक उच्च न्यायालय के आदेश के पीछे छुप करके आप जाति मानसिकता वाले लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बात करें। लेकिन 5000 साल से जो हमारे नेता कह रहे थे, जो चीज जाति के आधार पर जो दंड लोग, ठीक है धर्मेंद्र भाई जी, इस तरह से जी ठीक है धर्मेंद्र भाई, रुकना होगा। दो बातें हैं, ठीक है। एक चीज और, जो जाति कम्युनिटीज हैं उनके तमाम अपने आचार विचार, रहन सहन, उनके अपने कार्यक्रम, अपने उनके महापुरुषों के। जी बताइए अमिताभ जी, क्या रोका देंगे कि वो अपने महापुरुषों के भी कार्यक्रम न, अपने उसके रिचुअल्स जो है न कर पाए? ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा मित्र। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, जिन जिन को लग रहा है कि नहीं जात को तो अमरत्व हासिल है और जात तो रहनी ही चाहिए, उन लोगों को हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जाने गए सुप्रीम कोर्ट? आपको जाना चाहिए था कि नहीं जात स्टे करेगी। अखिलेश जी, राहुल जी दोनों जाते। और दूसरी बात, मैं सुधांशु वाजपेयी के पास चलूं, उससे एक बात और स्पष्ट कर दूं। कई बार क्या होता है, हमारे पास भ्रामक जानकारियां आ जाती हैं और वो हमारे नाम से चली जाती हैं। ये 5000, धर्मेंद्र जी ध्यान से सुन लीजिए, 5000 साल का फंडा जो आ रहा है ये गलत है तथ्यात्मक तौर से पूरी तरह।
5000 साल पहले भारत में कोई जातिगत भेदभाव की स्थिति नहीं थी। एक ने शायद 3-4 बार इसी अरे रुक जाओ भाई, इसी कार्यक्रम, जानकारी पूरी रखो, इसी कार्यक्रम में 3-4 बार मैं बता चुका। रुक जाओ भाई, आप मेरी बहस में पहली बार तो नहीं आए ना मित्र। सब जो कुछ पता था पहली बार बोल लेते, नहीं तो दोबारा में बोल लेना। व्यवस्था तो यही है ना। तो उसका जवाब उसी हिसाब से नहीं, व्यवस्था यही रहेगी। मैंने 10-12 सम्राटों के नाम बताए थे जो भारत में बड़े सम्राट थे, वो पिछड़े वर्ग से थे, वंचित वर्ग से थे। अब इसकी जानकारी सपा को नहीं है, या है तो बोलना नहीं चाहते। वो देश में शासन कर रहे थे जिनको हम बता रहे हो 5000 साल से मारा पीटा जा रहा है। आपको इतिहास के कालखंड की जानकारी नहीं है ना उतनी। इतिहास का कालखंड नहीं बदला जा सकता भाई। इस देश में शासक रहे हैं उस वर्ग के, उसको बताया जा रहा है कि 5000 वर्ष से प्रताड़ना झेल रहे हैं। महाभारत के काल में यादव राजा वर्ग था, राजत्व था उनके पास। 5000 वर्ष से कहां से झेला जा रहा है? कुशवाहा सम्राट हुए, तमाम इतिहास गवाह है। अब ये बात कौन पढ़ाए? लोहिया थे तो उनमें कुछ लिखने पढ़ने का एक जज्बा था लोहिया जी में। अब तो एक ने व्हाट्सएप पर डाल दिया, बाकी सबने उसी को फॉरवर्ड कर दिया, बोले 5000, बोले 5000, डन, ओके बाय। पता ही नहीं कि 5000 पहले भारत में क्या क्या हो चुका 5000 के कालखंड में। इसलिए भारत की छवि पर कोई टिप्पणी करे तो ये देख ले कि भारत के 5000 वर्ष के कार्यकाल में के कालखंड में कौन कौन राजा रहे और उनकी जातियां क्या थी। नहीं, ये समझना चाहिए। और इस पर समाजवादी, मैंने तो एक बार कहा था कि समाजवादी पार्टी को चाहिए, अगर वो असली में पीडीए की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भारत के हजारों वर्षों की इस यात्रा में जो दलित और पिछड़े वर्ग के राजा रहे हैं उनका एक ग्रंथ छपवाइए अपने पैसे से और बंटवाइए देश भर में। लेकिन उसमें आपका लाभ नहीं है राजनीतिक, तो आप नहीं करेंगे। भारत के लोगों को नहीं पता अभी पूरा कि कौन किस जात का राजा था। बिजली पासी का किला था, झोपड़ी नहीं थी। क्या थे बिजली पासी? ब्राह्मण थे। 50 उदाहरण। खैर, सुधांशु वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन देखा आपने 2 पन्नों का? नहीं अभी नहीं, अब दोबारा में, तब तक ढूंढ के रखो सारी बात। कांग्रेस का रुख क्या है? क्योंकि अब वो वाली कांग्रेस तो रही नहीं कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब तो ये कांग्रेस है कि जात ही एमआरआई है, जात ही एक्सरे है। वाजपेयी जी, भाई शब्द नहीं लिखा जाए जी। हेलो, आ रही थी आवाज? हाँ, ये बहुत इको हो रही है भाई, इनकी आवाज जरा देखिएगा जी। एक सेकंड, म्यूट अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ जी 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 जी। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हर कोई चाहता है कि नहीं जातिवाद ना रहे, जाति भेदभाव समाप्त हो। लेकिन सवाल ये है कि शब्द लिखते में नहीं लिखा जाएगा, रैली नहीं होगी और इससे केवल जाति खत्म हो जाएगी। बोला तो यह चाहिए था कि जातीय भेदभाव के खिलाफ सरकार करे से करे कदम उठा दी, पहल लेती सरकार। सरकार ये कहती कि जातिवाद इस देश में खत्म होगा, लेकिन सरकार तो उल्टा है। सरकार की मंशा पर सवाल है। जब मुख्यमंत्री खुद भगवान में जाति खोजने लगे तो फिर बात तो दूसरी हो जाती है। यही नहीं, जब थाने से लेकर सचिवालय तक एक जाति विशेष के लोगों को रखा जाने लगे तो फिर बात तो आती है। फिर कैसे आप जाति को खत्म करने की बात करते हैं? जब आप ढूंढ कर जाति विशेष की पार्टियों को लाकर कहते हैं कि आप सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, चाणक्य हैं, तब बात तो आती है। जब आपका प्रधानमंत्री कहता है कि मैं नीची जाति से आता हूँ,
तब आप कैसे जातीय भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं? तो सवाल ये है कि आपकी मंशा पर सवाल है, निर्णय पर सवाल नहीं है। आपकी मंशा पर सवाल है। आपकी मंशा है कि देश में जो जातिगत भेदभाव का शिकार है जो लोग, वो लोग अपनी बात ना करें, अपने न्याय के लिए बनाया गया है। अगर वो अपने न्याय के लिए आएंगे तो आपकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। सामाजिक न्याय न हो इस देश में। जो राहुल जी ने कहा है ना कि जातीय जनगणना अक्सर है और उसी के द्वारा लोगों को न्याय मिलेगा, उस न्याय की बात से डर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि किसी को न्याय मिले, इसलिए इस तरीके की हाई कोर्ट के निर्णय की आड़ में छिपने की नहीं तो कोशिश कर रही है। सुधांशु वाजपेयी, कांग्रेस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अभिषेक मनु सिंघवी को वकील बनाइए, जोरदार वकील हैं। नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जरूरत तो पड़ गई ना, जरूरत तो पड़ गई। यूपी सरकार ने राजज्ञा जारी कर दी, इस राजज्ञा के खिलाफ जाओगे? हमारी प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उससे आगे भी अगर किसी कोर्ट में जाना पड़े तो हम वहां जाएंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं और अकलियत के हर इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोच तक जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम वो लड़ेंगे, उसके लिए पीछे नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हमारे वचन और कर्म में अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं, जो हमारी मंशा है, वो हम करते हैं। हमारी मंशा साफ है, सत्ताधारी लोगों की तरह हमारी मंशा गड़बड़। मैं बीजेपी के पास चलूं। सुधांशु जी ने कहा हमारा मन, क्रम, वचन एक है, मनसा वाचा कर्मणा। कांग्रेस का कहीं कोई गड़बड़ नहीं, ऐसा नहीं है। सुधांशु जी उत्साही व्यक्ति हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं पार्टी के लिए, प्रवक्ता को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। राजीव गांधी ने 1 घंटा 40 मिनट भाषण दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा में खड़े होकर। वो नेता विपक्ष थे और उन्हें धज्जे धज्जे उड़ा दी मंडल कमीशन की रिपोर्ट। अब आपने, मैंने इसी बात पर धर्मेंद्र को कहा था ना, जब दोबारा अवसर आए तब, उससे पहले ज्ञान था तो वही बोल देते यार। अब मेरे बोलने के बाद अचानक चेतना क्यों जागती है यार? उस वक्त नहीं बोले, अब आप उसको होल्ड रखो बाबू। दोबारा में आएंगे तो उस बात को बोलिए जो वो भी बोलना मन में आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के या भाजपा कहने से राजीव गांधी का भाषण डिलीट थोड़ी ना हो जाएगा यार। राहुल गांधी कहने से भी डिलीट नहीं होगा। 1 घंटा 40 मिनट बोले और उन्होंने कहा कि आरक्षण कोढ़ है भारत में, यह भारत की प्रतिभा को खत्म कर देगा आरक्षण। 1 घंटा 40 मिनट कहे तो बहुत अच्छे अच्छे वचन, कुछ वचन मैंने देश के सामने रख दिए और उन्होंने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह एज प्राइम मिनिस्टर देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश की सारी मेधा प्रतिभा को खत्म कर देंगे। ये बीपी सिंह कह रहे थे हम सामाजिक न्याय ला रहे हैं, राजीव गांधी कह रहे थे आप मूर्खों को अवसर दे रहे हैं, मूर्खों को इन्वर्टेड कॉमा अवसर दे रहे हैं। कौन थे मूर्ख? किनको कहा जा रहा था? किनको कहा गया लोकसभा में? स्वाभाविक तौर पर वो तो पिछड़ों का रिजर्वेशन का बिल था, तो पिछड़ों के लिए कहा गया। अब बता रहे हैं कि कांग्रेस के तो रग रग में जातिगत चेतना है। उस वक्त रग दूसरी थी, अब दूसरी हैं। हालांकि ये रग तो एक ही बार बनती है जन्म के समय, बार बार तो नहीं बदलती। इंदिरा जी का एक लाल किले का भाषण है, पता नहीं लोग याद क्यों नहीं रखते। इंदिरा जी का लाल किले का एक भाषण है, वो कह रही है कि मुझसे पूछा जाए भारत की सारी समस्याओं की जड़ क्या है तो मैं कहूंगा जातवाद। इस जातिवाद को हटाना है, इसको खत्म करना भारत से। इंदिरा गांधी। अब वो कांग्रेस की नेता थी कि नहीं थी, ये सुधांशु वाजपेयी जी तय करें। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे कि नहीं थे, ये सुधांशु जी तय करें। ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 2 आरोप हैं। एक, पिछड़ों की राजनीति कर रहे, पिछड़ों की गोलबंदी कर रहे विपक्ष को आप कटघरे में, मतलब उसकी बाहें बांधना चाहते हैं, उसके प्रयासों को बांधना चाहते हैं, स्पीड ब्रेकर लगाना चाहते हैं। इस
अध्यादेश, इस आदेश के जरिए। एक तो ये, और दूसरा आरोप ये कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर ना घनेरे। ओपी सिंह जी अफ्ताब, ये डिबेट चल रहा है, इसमें ये बात सही है, कल से इस पर चल रहा है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया और तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, इससे जातिवाद आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों को बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिसका जन्म ही जातिवाद के नींव पर खड़ी है और जातिवाद के आधार पर वो पार्टी चल रही है, उसको तो ये धक्का लगेगा। और आपने बार बार ये बात बिल्कुल सही कहा, हालांकि ये जाएंगे नहीं, ये आपके चैनल पर गरज रहे कि अगर हाई कोर्ट का ये आदेश, पहली चीज तो ये है कि मैं कल से डिबेट देख रहा हूँ विपक्षी पार्टी के नहीं, वो हाई कोर्ट के आदेश तो ठीक है, मैं उसकी तो है निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन ये सरकार ने जो जारी किया है, पहली चीज तो ये है कि हाई कोर्ट के आदेश पर, निर्देश पर नहीं, आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और दूसरी बात यह है कि जो पीडीए की विपक्षी पार्टियां बात कर रही है, तो इनको तो जनता में जो अपना घोषणा पत्र भरे तो ये लिखेंगे कि पीडीए की सरकार, न लिखेंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी की, पीडीए की सरकार, बाकी लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चले, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो पीडीए की। लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर पीडीए को देखना है, ये तो परिवारवादी, पीडीए माने परिवारवादी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, बिना पिता पुत्र के अलावा कोई बाहरी हो, यहाँ तक कि चाचा भतीजा भी नहीं हो सकते, पिता का पुत्र ही होगा जब होगा। इनको देखना चाहिए दिल्ली में जो एक कार्यक्रम हुआ है कि एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ उपराष्ट्रपति, एक तरफ प्रधानमंत्री, देश की आजादी के बाद ऐसा दृश्य भारत ने कभी नहीं देखा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन वंचित है, दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, बात उसकी। ये लोग कल से ये भी राग अलाप रहे हैं कि साहब जातिवाद तो हम करते नहीं, जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस प्रदेश की जनता को क्या हम बोले, जातिवादी पार्टी को 37 साल का रिकॉर्ड और केंद्र सरकार के 65 साल को रिकॉर्ड को तोड़ देते। पता नहीं जनता क्यों तुम्हारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनादेश क्यों दे रही है, जबकि ये दोनों पार्टी, ये पार्टी जातिवादी। अब जनता आईना देखती है, भाई देखा जाए जातिवादी पार्टी कौन है। अच्छा, जो 8 साल से प्रदेश में सरकार चल रही है, 11 साल से केंद्र में सरकार, जो पहली चीज होती है उनकी योजनाएं, वो किसके लिए चल रही है, ठाकुर के लिए चल रही है कि ब्राह्मण के लिए चल रही है कि पीडीए के लिए चल रही है। अरे सबसे बताने की जरूरत नहीं, इसका 70% लाभ से अधिक पीडीए ले रही है। दूसरा, सैफई का विकास हम नहीं कर रहे हैं, इटावा का विकास नहीं कर रहे हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश और भारत का विकास कर रहे हैं। तीसरा, नौकरियां कैसे मिलती थी, अफ्ताब जी इनको शायद कम पता है, आपको और हमको ज्यादा पता है। 8.5 लाख नौकरी दी गई है, 8.5। बता दो कि अगर कहीं जाति समीकरण को तोड़ा गया है, योग्यता को तोड़ा गया है, निष्पक्षता को तोड़ा गया है, एक भी अंगुली नहीं उठा सकते। और आप कहते हो जातिवाद। और सुनिए इनके नेता क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि आज इसे राहुल गांधी कहते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो हमने भी बड़े ध्यान से सुना कि देखिए अखिलेश जी कौन सा जो है एटम बम फोड़ते हैं। उन्होंने पहला एटम बम फोड़ा, कहा 5 फोड़ूंगा, नोट करो। पहला, 5000 की व्यवस्था को कैसे तोड़ोगे, मतलब इस देश के अंदर अगर कोई कुप्रथा है, इस देश के विकास में बाधक है, इस देश की सामाजिक समरसता में बाधक है, उसको मत तोड़ो वरना मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। एक बम ये फोड़ा। दूसरा, मंदिर धुलवाओ, तालाब धुलवाओ, घर धुलवाओ। अरे काहे को मंदिर धुलवाते हो यार, जब आपको मंदिर जाना नहीं है, आपके पिता से लेके पुत्र तक भगवान राम के मंदिर में नहीं गए, काहे का मंदिर धुलवा रहे। और जो जाति जनगणना की बात करते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, आज तक
जाति आधार पर जनगणना, जाति के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पता नहीं क्या क्या बोल दिए कि अध्यादेश लाएंगे क्या करेंगे। पहले तो जाति जनगणना की बात करने वाले व्यक्ति को पहले अपनी जात बताना होगा, अपनी धर्म बताने का। और मेरा चैलेंज है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और उनके सहयोगी समाजवादी प्रवक्ता है, अगर अभी बता दें कि राहुल गांधी की जात क्या और धर्म क्या, मैं जो सुधांशु जी कुछ कहे हुए वो पूछ रहे हैं, ये बताएं कि जात क्या, क्यों रोज जात जात करते हो यार, काहे की जात। सुधांशु भैया दोनों को दिखाइए, ओपी सिंह जी को, सुधांशु जी को, दोनों को दिखाइए जरा। बनी रहे, दोनों राय करके बता दो कि राहुल गांधी की जात क्या है। और तीसरा सवाल, राहुल गांधी ने जो गांधी सरनेम लिया है क्या वो फर्जी नहीं है, और अगर असली है ठीक है सुधांशु जी रिस्पॉन्ड करो। सब इनके साथ जुड़ा ये जो टिप्पणी कर रहे हो ना, बकवास बंद करिए। इस तरीके क्या बात है, आप लोग कैसे जाति विनाश की बात कैसे करते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय विवाहों के खिलाफ है, आप अंतर्धार्मिक विवाह के खिलाफ है? साफ शब्दों में कहिए ना कि आप लोग घोर जातिवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। इस देश में अंतर्राष्ट्रीय विवाहों से आपको दिक्कत है, इस देश में अंतर्धार्मिक विवाहों से आपको दिक्कत है। आप मनुष्य के रूप में किसी को देखना नहीं चाहते और किसी को जाति के रूप में देखना चाहते। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? आप बकवास मत करिए। जाति क्या है, फर्जी है कि असल, ये बता दो आप, मैं मान लूं। अगर आप जाति पर आ रहे हैं, अरे जात नहीं, आप जात 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 करते हो, खुद बताओ जाति। और दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं बकवास बंद करिए, सीधी बात है। अच्छा ये बताओ यार, नीची जाति का ही किसने कहा? ये बताओ भगवान की जाति किसने कही? कौन कानूनों को पानी से लेकर सचिवालय तक कौन जातिवादी है भाई? अभी लखीमपुर में 22/15 ठाकुर कहाँ से है? सचिवालय में सारे ठाकुर कहाँ से भरे गए? ढूंढ कर सारे ठाकुरों को भर रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री ओपी सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा है कि किसकी जात क्या है, वो पूछ रहे थे, उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बताऊँ ना, इस देश में ये अंतर्जातीय विवाहों के खिलाफ है। बाबा साहब ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि जाति का समाधान अंतर्जातीय विवाह है, अंतर्धार्मिक विवाह है। तो ये बोले बाबा साहब के खिलाफ है, अरे हम बाबा साहब को नहीं मानते। और कहो उस मंच पर कहो कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब गड़बड़ कह रहे थे, कहो हम इस देश में अंतर्जातीय विवाहों के खिलाफ है, कहो हम अंतर्धार्मिक विवाहों के खिलाफ है, कहो हम जाति को बनाए रखना चाहते हैं, कहो हम इस देश में सांप्रदायिकता को बनाए रखना चाहते हैं। इस बात को कहो ना, विनय से क्यों कहते हो? ये कहो कि हम इस देश में जाति को बनाए रखना चाहते हैं, ये कहो इस देश में सांप्रदायिकता को बनाए रखना चाहते हैं। ये बात कहो ना कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो जाति के विनाश की बात करते थे, जो अंतर्जातीय विवाहों की बात करते थे, आप उसके खिलाफ है। बोलिए बाबा साहेब के खिलाफ है, दीजिए बाबा साहेब को बोली। अरे बोलिए ना भाई, कहो बाबा साहेब के खिलाफ है। अरे आपके जानवलकर से लेकर हरियाणा तक सबको खिलाफ रहे। आपका पूरा आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। आपकी पूरी आडवाणी ने पूरी यात्रा निकाली थी आरक्षण के खिलाफ। कहाँ हो भाई साहब? मंडल के खिलाफ सबसे मुखर आडवाणी की थी। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, के शर्मा जी के पास चलूंगा। मंडल आयोग के खिलाफ राजीव गांधी ने मोर्चा संभाला था और राम मंदिर के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने मोर्चा संभाला था। तथ्य ये है, इसको न कांग्रेस मिटा सकती, न भाजपा मिटा सकती, और न सारे दल मिलके मिटा सकते। हिंदी में समझ लो, ठीक? इसमें झाँव कितने भी दिन करते रहो, ये तथ्य नहीं मिटने वाला। राजीव गांधी का भाषण लोकसभा सचिव में स्थायी तौर पर रहेगा जब तक ये देश रहेगा, और आडवाणी जी की यात्रा भी तब तक रहेगी। वो तो उनके कंठ से बोला गया, ऐसा तो नहीं कि किसी वक्ता प्रवक्ता ने बोल दिया, राजीव जी के कंठ से बोला गया 1 घंटा 40 मिनट। उसको कौन बुढ़बा कैसा होगा जो खारिज कर देगा?
और जब वो बोल रहे थे तो वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे, सब नीति निर्धारक थे। ऐसा भी नहीं कि वो जनरल सेक्रेटरी थे तो अध्यक्ष कहते कि हमसे पूछा नहीं। वही सर्वे सर्वा थे। इस सत्य को नहीं मिटा सकते। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनको हम और आप चाह के भी नहीं मिटा सकते। के शर्मा जी जी, बड़ी उत्तेजना दिख रही है। मैं एक सामान्य प्रश्न रखता हूं जो मैंने मित्रों से भी पूछा कि विपक्ष के दलों को इस तरह के आदेश पर आपत्ति है। ये आदेश मूलतः हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया। जो कोई भी सरकार हो, अगर उस अदालत कहती है तो आदेश आपको लाना ही पड़ेगा, है? लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस को, बसपा को, सपा को तो ये आजादी हासिल है संविधान के तहत कि वो हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ जा सकते थे। क्योंकि टीवी से तो कुछ समाधान होना नहीं जी। समाधान अगर कुछ हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। जी जी अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, मैंने ये फैसला पढ़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जी, जो जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने दिया है जी। इस फैसले में कहीं पर भी इस तरह का जिक्र नहीं है। जो राज आज्ञा या योगी जी ने जो फैसला दिया है उसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उस फैसले में सिर्फ ये है कि जहां पर जाति लिखी जाती है FIR चार्जशीट में, वहां ना लिखी जाए। दूसरा, फादर के साथ मदर का भी नाम लिखा जाए, और जो गाड़ियों में पीछे जात लिखते हैं उसको मना किया जाए। तो हाई कोर्ट के फैसले में ये कहीं नहीं है कि राजनीतिक रैलियां पे बैन किया जाए। ये तो उस जजमेंट से प्रेरित होके योगी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये फैसला लिया कि राज्य में होने वाली जातियां बेस्ड रैली, राजनीतिक रैलियां, वो अब नहीं होंगी। तो मेरा जो, मैं व्यक्तिगत तौर पे जो समझता हूँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क राजनीतिक पार्टियों पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो रैली बुलाई जाती है वो पार्टी के नाम से बुलाई जाती हैं। चाहे उसमें किसी भी जाति का आदमी भाग ले या कोई पर्टिकुलर एक जाति का आदमी ज्यादा भाग ले, तो उससे रोक नहीं लगने वाली। ये तो आइडियोलॉजी है। आप इंटरलिजी फैलाते हैं कि जो हमारा नेता है वो किस जाति से लीडरशिप कर रहा है। तो अमूमन क्या होता है, ये ट्रेंड है भारत में, हिंदुस्तान की राजनीति में ट्रेंड है। अगर कोई पार्टी लीडर, जैसे मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, जो उसके टॉप लीडरान हैं वो यादव हैं और टॉप लीडरान में मुस्लिम भी हैं, तो उसी जाति के विशेष तौर पे लोग उसमें जुड़ते हैं। और हर पार्टी में हर जाति का लोग होते हैं, और हर पार्टी जब चुनाव आती है तो वो जातीय समीकरण के हिसाब से अपना कैंडिडेट देती है। एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि गाजियाबाद विधानसभा में, सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे वहां पे गाजियाबाद विधानसभा में 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता है और 1 लाख ब्राह्मण है और 1 लाख दलित है। तो पार्टियां वेट करती हैं कि उस पार्टी ने किस जाति का आदमी खड़ा करा है। सब अपने जाति के हिसाब से समीकरण बैठाने के हिसाब से फिर अपना उम्मीदवार तय करती है। और इस फैसले को ये भी देखना होगा कि ये इलेक्शन से पहले होने वाली राजनीतिक वैल्यू पे रोके या किसी भी तरह की जाति से संबंधित रैली कोई नहीं कर सकता, ये देखने वाली बात है। अगर राजनीतिक है तो वो इलेक्शन से पहले वाली उस पर रोक होगी। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की, बहुत सारी ऐसी होती है कि यादव महासभा, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, ऐसी चीजों पे अगर वो राजनीति से प्रेरित है उन पे रोक लगेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई बड़ी रैली बनाती है तो उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि वो पार्टी कॉल करेगी, वो जाति की रैली तो होगी नहीं। सिर्फ चुनावी जाति रैली पे रोक लगी है, तो इससे बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा जी, जो मैं समझता हूँ। ठीक, ये फैसला शर्मा जी का उन्होंने पढ़ा है, ठीक बात है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने ये भी लिखा और विस्तार से लिखा कि आज के समय में और संविधान के प्रकाश में जाति का खेल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता सभ्य समाज में। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के अनुपालन में सरकार ने यह फैसला किया भाई साहब। और दूसरी चीज, एक से रुक जाइए, आगे बात, आगे शर्मा जी, आगे बात, आगे दूसरी चीज ये भी है, शर्मा जी ने कहा यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, कश्यप समाज, इस तरह के जितने संगठन हैं वो भी नहीं चलेंगे उत्तर प्रदेश में। इसलिए फर्क पड़ेगा, उनमें तो राजनीति के लोग हैं। शर्मा जी भोले आदमी हैं, राजनेता नहीं, अब रुक जाइए, राजनेता एक सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखता भैया।
वो कई टोकरी में एक एक अंडा रखता है। ये किसने कहा कि पार्टी में कोई ये लिख के देगा कि मेरी पार्टी एमवाई की है? ऐसा संविधान कोई बनाता नहीं। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग भैया। ये सामान्य बात हमको समझ नहीं क्या? ब्राह्मण महासभा भी, खत्रिय महासभा भी, कश्यप महासभा भी, निषाद महासभा भी, ये चलेंगे, उनमें नेताजी लोग जाते हैं ना, और वहां माइक भी होता है, और माइक से वो चीजों को साधते भी हैं, एड्रेस भी करते हैं। इसलिए ये निर्णय जमीन पर असर पैदा कर रहा, इसीलिए इतनी उत्तेजना है। नहीं तो उत्तेजना क्यों होती? फिर तो सत्यनारायण कथा नहीं होती इस शो में शर्मा जी, फिर तो सत्यनारायण कथा होती, सब पंजीरी खाते और चले जाते। आपको उत्तेजना दिख रही ना, किस कदर उत्तेजना है। और उत्तेजना तभी होती है जब कोई चीज असर कर रही हो नीचे जमीन पर। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगी संगठनों के साथ हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी, और उसके बाद आए योगी सरकार के फैसले के खिलाफ भी, क्योंकि इनमें अगर कुछ भी तब्दीली सपा चाहती है या विपक्षी दल चाहते हैं तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से आ सकते हैं, बाकी कहीं से तो आ नहीं सकते। अमिताभ जी, हम आपके सवाल का पूरा जवाब देंगे, उसके पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शर्मा जी ने 2 बार प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी को जातीय अस्मिता या जाति पार्टी जोड़ने का प्रयास किया। तो शर्मा जी, हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सिद्धांतों को लेकर के समाजवादी पार्टी है। हमारे साथ कितने किस बिरादरी के लोग हैं, कौन लोग हैं, सत्ता में एक दल से नहीं, सरकार में भी 4-4 बार रहे, तो सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, हमारे साथी ओपी सिंह जी को बहुत तेज बीपी बढ़ गया था जात के नाम पर, इनको नहीं मालूम है। मैं जरा 1-2 उदाहरण के साथ बता दूं नौकरियों में क्या स्थिति है। हमारे कांग्रेस साथी ने 1-2 जगह उदाहरण दिया। बांदा नहीं, वो तो एक व्यक्ति की जात पूछ रहे थे धर्मेंद्र भाई, वो एक आपके इंडिया अलायंस के एक नेता की जात पूछ रहे थे। जी हाँ। मैं आ रहा हूँ चूंकि जातिवादी लोग हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी जात बताते हैं, प्रधानमंत्री जी बताते हैं अपने कैबिनेट की, तो इनका पूछना स्वाभाविक, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। थोड़ा इनकी बीपी बढ़ गई थी, सीनियर साथी हमारे। नहीं, जात तो आप लोग भी तो जात का ही, हमेशा जात की बात करते हो। अभी एक मिनट भाई, अभी अखिलेश जी को सुना, उन्होंने कहा आदमी का प्यार जो है ना वो जात के लिए होता है। कई सवाल उठाए, उसका तो आप ऐसा ना कहो कि हम लोग जातिवादी नहीं है ना, ये ना कहो मित्र। जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आ जाएगी तब तक जात एक सच्चाई है और रहेगी। हमने कौन तय करेगा कि बराबरी आ गई? ये कौन तय करेगा बराबरी आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, आप भाई आप करोगे तो सुधांशु आपत्ति उठाएंगे, सुधांशु करेंगे तो शर्मा जी आपत्ति उठाएंगे। ये कौन तय करेगा कि आ गई? डन जी, मैं सारे सवालों का जवाब दूं, थोड़ी मेरी बात आ जाए। बांदा विश्वविद्यालय में 15 लोगों की नियुक्ति में 11 एक जात के रहे और 13 जनरल कास्ट के रहे, 2 दूसरे समाज के रहे। 27 में 15 स्वजाति भर्ती हुई लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, एक लंबी फेरिस्त है। दूसरी भाई, जाति का ज्ञान हमको भारतीय जनता पार्टी के साथी दे रहे हैं, जिनकी मदद करसन आरएसएस डॉक्टर बलराम केशव हेगड़ेवार से लेकर के मोहन भागवत तक कौन लोग थे? किसी पिछड़े दलित को किसी को मिला अवसर? या उनके भैया जी जोशी से लेकर के दत्तात्रेय तक जो है कौन लोग थे? हाँ, एक लोग इसमें हुए थे आरएसएस में, आप उनको जरा आज से जानना होगा, पढ़ लीजिएगा। ये भंवर मेघवंशी दलित समाज थे और लंबे समय तक आरएसएस में काम किए, और उन्होंने आरएसएस छोड़ने के बाद एक किताब लिखी, आई कुड नॉट बी हिंदू, द स्टोरी ऑफ दलित इन द आरएसएस, एक किताब लिखी। उन्होंने बाकायदा डिटेल्स रखा कि हमको सिद्धांत में क्या कहते थे। जो मेरे घर खाना खाने आए तो आरएसएस सारे अफसर खाने से इनकार कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं दलित था। ये तो स्थिति इनकी सच्चाई है, ये दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं आता हूं, अब भाई देखिए ऐसा है अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी है, आपको ये मालूम है कि राजनीतिक व्यक्ति किस टोकरी में कितने अंडे रखता है। लेकिन क्या आप भूल गए सत्ता को बचाने के चक्कर में, आप भूल गए 500 साल पे इतना बड़ा हमला किया, हम मान ले रहे हैं 50 साल से। तो भाई ये जो महाभारत में, रामायण में, तो 50 और 5000 में तो बहुत फर्क है भाई। तो पुराण में ग्रंथ, अरे सुन तो लीजिए मैं आपकी बात, पुराण में ग्रंथ में जो उद्गृत है वो क्या झूठा है? 50 साल पहले का है, 15 साल जब बताएंगे मान लूंगा। पुराणों में क्या, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद अध्याय 10 के 90वां श्लोक है, ब्राह्मणों अश्व मुख मासीद बृहस्पति क्षेत्रीय हस्तता वैश्या जंघनो अश्नो शूद्रस पाद आसीत।
ये जो है किसने लिखा है? ये आज लिखा गया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, कहते हैं जी नाराज हो गए। ठीक, दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में दर्ज है। आगे हम इसका उत्तर दे दें, हम इसका उत्तर दे दें। एक आगे भैया, आगे बात तो पूरी हो जाने दें। आगे एक बीच में जवाब लेते। एक मिनट, ये भी जानकारी कर लीजिए, आगे की सबके काम आएगी। जब वेदों का रचना काल था, वो तो श्रुति परंपरा थी। उस वेदों के रचना काल में वेद रचने वाले ऋषि मंडल में अव्वल तो एक तो ये तथ्य सबके संज्ञान में हमेशा रहना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों थे उस काल में, और समाज के हर वर्ग के ऋषि थे। ये समाजवादी पार्टी को बात हो सकता अच्छी ना लगे, लेकिन थे। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अच्छा, बड़े मजे की बात, बड़े मजे की बात, राम मिथ थे। अच्छा जी, कृष्ण मिथ थे। अच्छा जी, लेकिन राम शंभूक वध असली था। जब राम मिथ थे तो शंभूक वध असली कैसे हो गया? बोले महाभारत कुछ नहीं हुई। बोले फिर क्या हुआ? बोले एकलव्य का अंगूठा काटा गया। अरे विद्वान, जब महाभारत ही नहीं हुई चाचा, तो एकलव्य कहां से आ गया? वो भी तो उसी कहानी में है। इतना तो ज्ञान है यहां भारत में, इतना ज्ञान है, विकट ज्ञान है। अब बताओ, इस ज्ञान को ओढ़ें कि बिछाएं? एक रास्ता चलो, या तो मान लो कि राम हुए तो शंभूक पर भी चर्चा हो जाए, या तो मानो कृष्ण हुए। जिस गठबंधन में है धर्मेंद्र जी की पार्टी, उस गठबंधन की सरकार, उस गठबंधन की मुख्य पार्टी की सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। लिख के दिया भाई, लेकिन शंभूक वध असली है। ये नहीं चलेगा। या तो राम भी है तो शंभूक पर चर्चा होगी, और राम नहीं तो शंभूक पर चर्चा कैसे होगी? ये विषय है, इसको समझना होगा। सुधांशु वाजपेयी जी, मेरा फिर वही प्रश्न, क्या कांग्रेस अगर इस आदेश को, हाईकोर्ट और सरकार दोनों के इस आदेश को गलत मानती है और उसको लगता है कि इससे जात ही एमआरआई है, इस तरह के नैरेटिव को कमज़ोर किया जा रहा है, तो कांग्रेस का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और क्या होगा? मेरी समझ ये कहती है कि इसकी रेमेडी केवल और केवल एपेक्स कोर्ट से मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट से। सुधांशु जी, देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो ये है कि जो अभी आप कह रहे थे, आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी? हाँ आ रही भाई। कि हाँ, आपने राजीव गांधी का तो नाम लिया, लेकिन उसी दौर में आडवाणी जी जो यात्रा निकाल के निकले थे, ये यात्रा निकाल रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि मंडल के खिलाफ कमंडल का नारा दिया था, और वो जो रथ यात्रा निकाली थी जो लालू जी ने बिहार में रोक दी थी, उसमें मूल स्वर क्या था? मूल स्वर तो यही था ना कि आरक्षण, और उस पूरे आंदोलन की अगुवाई आपकी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी नहीं। अडवाणी की यात्रा में आरक्षण का कोई विषय स्टार्टिंग से उनकी गिरफ्तारी तक नहीं उठा। वहां मैंने एक पत्रकार के नाते कवर की, आप तब नहीं होंगे, मैंने कवर की है। वहां नारा लगता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। वहां आरक्षण पर चर्चा नहीं हुई, कहीं नहीं हुई थी। इसलिए तथ्य जान लो तब बोलो। अरे बीपी सिंह की सरकार से किस लिए ये बाहर निकले बताइए? बीपी सिंह की सरकार में क्यों बाहर निकले? इसी मुद्दे पे निकले ना? नहीं, आपकी जानकारी कम है दोस्त, अभी जानकारी कम है। खैर ठीक है, अभी उम्र भी कम है, आगे सीखेंगे। नहीं, जानकारी नहीं, आप इसे क्लियर कर दीजिए। हम कर देंगे, आप बात खत्म कर लो, आप बात खत्म कर लो। ओपी सिंह के पास जाने से पहले मैं क्लियर कर दूंगा, वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूंगा। ठीक, ओके। बीपी सिंह की सरकार, अब आगे बढ़ा, बीच में नहीं, ये अचानक से बोध होना जानकारी, ये ठीक नहीं ना। बीपी सिंह सरकार चरण सिंह की सरकार की तरह नहीं गिरी, चंद्रशेखर की सरकार की तरह नहीं गिरी कि अचानक से कांग्रेस ने खींच दिया, या देवी गौड़ा की तरह नहीं गिराई गई। बीपी सिंह को बाकायदा लिखित में
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया भाजपा के द्वारा कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई तो उसी क्षण भाजपा समर्थन वापस ले लेगी, न किंतु होगा न परंतु होगा। लालू यादव ने रोका, समर्थन वापस हो गया। जय श्री राम। ये तो पता करना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए मैं कहता हूं नए लोगों को थोड़ा सा अभी अध्ययन में और समय देना होगा। ये व्हाट्सएप ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ का कुछ चला देता है कि वीपी सिंह की सरकार क्यों गिरी थी। अरे भाई, उसका इतिहास तो समझ लो। हम उस घटना को कवर किए हैं बाबू। हमको आज तक मेरे दिमाग में स्मरण में कि कौन 3 लोग गए थे प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के यहां समर्थन वापसी की चिट्ठी लेके। एक वाजपेयी जी थे, कृष्णलाल शर्मा थे, एक महंत वैद्यनाथ थे। ये तो पता कर लिया करो। खैर चल छोड़ो। ओपी सिंह जी, मुझे लग रहा है कि मुद्दा टकराव का बन रहा है। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, मुद्दा कतई जो है टकराव का नहीं बनेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश के तहत हुआ है। और जो ये सरकार ले आई है, इससे प्रदेश की आम जनता इससे प्रसन्न, वो जानती है कि आज समाज के अंदर ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इससे हमको जो राजनीतिक विकृति है, जाति विकृति, इससे जो है हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। हमारा धर्मेंद्र जी साथी बोल रहे थे कि समाजवाद के बोलने में अच्छा लगता है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता है तो उस पार्टी के बारे में अगर झूठ सही भी हम रद्दे पर रद्दा रखते चले तो लगता है कि हमने बहुत ठीक मानी। धर्मेंद्र जी ने कहा कि अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की सरकार सर्व समाज की थी और हमारी पार्टी सर्व समाज को लेकर चल रही है। तो ये आम आदमी पूछना चाहता है कि जब सर्व समाज को लेकर चल रहे हो तो 22 में ये मुआई का नारा और 27 के पहले पीडीए का नारा क्यों हुआ? जबकि हमारी सरकार जब से आई है केंद्र प्रदेश एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा तो हमने कोई नारा जातिगत तो लगाया नहीं। दूसरा, हमने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बेचारे उखड़ गए और मैंने समाजवादी पार्टी को भी कहा था कि दोनों मिल करके ये देश की जनता जानना चाहती है। जाति जनगणना को लेकर के चला राहुल गांधी की जात, राहुल गांधी का धर्म और राहुल गांधी को गांधी सरनेम कैसे मिला, इसका जवाब आज नहीं कल, ये नहीं इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता। धर्मेंद्र भाई, आपने एक और आरोप लगाया कि योगी जी राजपूत हैं इसलिए राजपूतों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, यहां से निकलने के बाद आप गूगल पर खोज लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावशाली अधिकारी जिलाधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें मात्र 15 राजपूत जिलाधिकारी हैं। आप जरा 12 से 17 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए और मुलायम सिंह की देख लीजिए और फिर अमिताभ जी को फोन करिएगा और कहिएगा एक डिबेट इसी पर कि हमारी सरकारों में कितने यादव डीएम रहे, एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, किन किन प्रमुख पदों पर रहे। और योगी जी की सरकार में मुख्य सचिव से लेकर किने पदों पर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जाइए गूगल पर तलाशिए, 75 15 से 16 मिल जाए तो आप हमको नंबर हमारा ले लीजिए, फोन करिए कि ऑफिस से सुधार करिए। 15 नहीं 17। दूसरी बात, आप लोगों की एक मानसिकता जो अपराधियों में जात खोजने की है। अगर राजपूत मारा जाता है तो आप चुप रहते हो, ब्राह्मण मारा जाता है आप चुप रहते हो, लेकिन जैसे कोई यादव अपराधी मारा जाता है आप सीधा पीटने लगते हो। जैसे कोई मुसलमान का इनका, अरे अपराधियों की जात, इसको बढ़ावा तो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। ठीक है ओपी सिंह जी, समय कम है मित्र, आ गई ओपी सिंह जी, आ गई बात, आ गई, समय कम है। मूल प्रश्न ये कि जाति समाज का हिस्सा है और ये सच्चाई है। कोई पार्टी जब ये कहे, और खासतौर पर रीजनल पार्टियां जाति की राजनीति को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, इसलिए अगर वो इस बात में क्यों पड़े कि नहीं हमारा जात से लेना देना नहीं, जात से लेना देना है ये सब जानते हैं,
लेना देना तो नेशनल पार्टियों का भी है, लेकिन वो और भी कंसिडरेशंस कर लेते हैं क्योंकि वो पैन इंडिया है। बसपा कहे कि हमारी जात से लेना देना नहीं, सपा कहे ठीक है, टेक्निकली आप कह सकते हो कि हमारे संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन जब आप ये विषय उठाओगे तो क्या कहोगे कि यादव और मुसलमान के 20-20 हजार वोट काटे गए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। यानी आपका कोर कंसर्न कहां आके टिक गया? यादव एंड मुसलमान। ये आप ही ने कहा ना, ये नहीं कहा कि 40,000 मतदाताओं के नाम काटे गए या हमारे 40,000 वोटर्स के नाम काटे गए, ये भी नहीं कहा। आपने क्लेरिफाई करके स्पेसिफिकली कहा 20,000 यादव 20,000 मुसलमान पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब आपका इंटेंशन वहां है, फोकस वहां है, तो इसको मान लेना चाहिए। जब नहीं मानते हैं तो फिर जो जिन चीजों के लिए आप जिनको एड्रेस कर रहे हो उनका मन खिन्न होता है कि यार आप तो मतलब पर्देदारी करते हो, चौड़े में मानो, क्या दिक्कत है? जब मान लीजिए हमने एक नारा दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो एक वर्ग तो एक्सक्लूड किया ना उससे, वो सवाल उठेगा। और कांग्रेस के मित्र ने जो बातें कही, उस समय वीपी सिंह का प्रसंग आया था, तो एक बात और बता दूं बड़ी रोचक, उस समय कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि जब पहले से घोषणा थी, विश्वनाथ प्रताप को समर्थन देते समय बता दिया गया था, लिखित में बता दिया गया था, कान में नहीं, कि आपकी सरकार में अडवाणी की यात्रा रोकी जाएगी तो सरकार जाएगी, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं लालू जी को अकाउंट सेटल करना था वीपी सिंह से, तो उनने कहा अडवाणी गिरफ्तार करो, अडवाणी भी नेता हो जाएंगे, बड़े गिरफ्तारी के बाद हमारा भी रौला चौला बढ़ जाएगा और वीपी सिंह चले जाएंगे, और वीपी सिंह चले गए उस झमेले में। तो इसलिए जब हम ऐतिहासिक तथ्यों पर बोलें तो या तो स्मृति उतनी शार्प रखें या नोट करके लाएं चीजें। ये व्हाट्सएप नरक कर देता है, कुछ का कुछ दे देता है। वीपी सिंह कोई महाभारत काल में थोड़ी ना हुए, हमको आंखों से याद है सारा दृश्य। इसलिए और एक बात मैं जरूर कहूंगा, शर्मा जी मेरी बात से सहमत होंगे, सारे मित्र भी सहमत होंगे, इस देश में धर्म बदला जा सकता है, एक जीवन में कई दफा बदला जा सकता है कानूनी तौर पर, लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। मुझे लगता है जाति के नाम पर पाखंड नहीं होना चाहिए। अगर जात एग्जिस्ट कर रही है तो ये कहीं ना आरक्षण के लिए कि मूर्खों को आगे बढ़ाया जाएगा, ये नहीं कहना चाहिए ना। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, वो मूर्ख तो नहीं है ना। और ये बात कही गई विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक विज्ञापन जारी किया था, पुराने लोगों को याद होगा, फुल पेज का, इसी मंडल लागू हो जाने के बाद लोकसभा से। उसमें नागफनी का, कैक्टस का एक फोटो लगाया गया था और आरक्षण को नागफनी बताया गया था, कैक्टस। मुझे आप वो फुल पेज एड याद है। क्या आरक्षण ऐसा था? नहीं। दलितों को आरक्षण तो संविधान सभा देकर गई। और धर्मेंद्र जी ने आरएसएस पर बात उठाई, ये शायद पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है कि नहीं है। आरएसएस में जो इस वक्त नंबर 2 पर हैं, वह जैसे हमारे यहाँ यादव हैं वैसे वहाँ वो उस जाति के वर्ग के हैं जो सरकारी वहाँ हैं इस वक्त संघ के। संघ के बारे में भी जानकारी थोड़ी सी लोगों को गड़बड़ा जाती है, तो वैसी स्थिति बनती। और एक दूसरी बात, बाबा साहब का प्रसंग है,
वो भी मैं सोचता हूँ उद्धृत कर ही दूँ, क्योंकि बाबा साहब की बात प्रामाणिक होती है, बड़ी होती है देश में। जब भीमराव अंबेडकर संघ के अभ्यास वर्ग में आए एक बार, और वहाँ उन्होंने साथ में भोजन किया, उसकी रीति नीति देखी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलकर गए हैं। और धर्मेंद्र जी, एक चीज और बता दूं, अंबेडकर साहब एक बात और भी बोल के गए। वो बोल कर गए, अब अंबेडकर से बड़े तो हम लोग हो नहीं सकते, वो बोल कर गए कि इस देश में कुछ दलित ऐसे हैं, उनकी समस्या ये है कि वो मानते हैं कि मुसलमान उनके मित्र हो सकते हैं, उनके मददगार हो सकते हैं। ये लिख के गए बाबा साहब कि मुसलमान दलित का मित्र नहीं हो सकता, मददगार नहीं हो सकता। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख कर गए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।